गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी देखते हैं 38। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, जो मैक्स वेबर का, क्योंकि हम रिलीजन एंड इकोनॉमी मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग क्या इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो उसमें हमने सबसे पहले आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म ड्रॉ की थी, जिसमें हमने चार टाइप के कैपिटलिज्म देखे थे: बूटी कैपिटलिज्म, परिया, ट्रेडिशनल एंड लीगल रैशनल। तो ये हमने आइडियल टाइप देख ली थी। तो आज हम ये हमारा जो टॉपिक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसको खत्म करेंगे। दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS। तो ये मैंने आपको बताए थे भी, चार टॉपिक्स है, 5 टॉपिक जो मैक्स वेबर के बनते हैं, और एक साथ में एक और लेक्चर बनेगा रैशनैलिटी। जो रैशनैलिटी का एक लेक्चर बनेगा, जो मैक्स वेबर ने एक रैशनैलिटी की आइडियल टाइप ड्रॉ की थी। तो ये कल हमने जो लास्ट लेक्चर में सब कुछ हमने स्टडी कर लिया था। तो हम जहां से स्टडी करते हैं, कार्ल मार्क्स व्यू ऑन रिलीजन। तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहा था, जो रिलीजन है, जो कैपिटलिज्म है, उसने किसको बर्थ दिया? रिलीजन को बर्थ दिया। क्योंकि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट जो हमने एक देखी थी भी, एक सुपर स्ट्रक्चर होती है, एक होती है बेस स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिलीजन वगैरह, और बेस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी डिसाइड करती है भी रिलीजन क्या करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अगर रिलीजन नहीं होगा तो, जैसे अभी आप देखिए कार्ल मार्क्स का क्या मेन पर्पज क्या था रिलीजन के बारे में व्यू देने का। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, अगर रिलीजन है, अब देखिए कोई ज्यादा मास सफरिंग हो रही है, तो रिलीजन बोलेगा ये तेरे पिछले जन्म का कर्म है, या कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था, रिलीजन इज जो ओपियम ऑफ मासेस। वी मीन एक फॉल्स सूदिंग इफेक्ट देता है रिलीजन, जैसे कि ओपियम एक का नशा करने से एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता, कैपिटलिज्म ने रिलीजन को बर्थ दिया। लेकिन मैक्स वेबर का बिल्कुल ऑपोजिट व्यू। मैक्स वेबर क्या कहता, भी रिलीजन की कुछ वैल्यूज थी, कैपिटलिज्म की कुछ वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज ने जो रिलीजन की वैल्यूज थी, वो कैपिटलिज्म की जो वैल्यूज के साथ मैच करके, तो रिलीजन बर्थ किसको दे रहा है, कैपिटलिज्म को बर्थ दे रहा है। तो मैक्स वेबर क्या कह रहा है, मीन्स कुछ इंडिविजुअल के सिर्फ जो, इसके लिए सिर्फ आपको वो नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, साथ में कुछ एक्टर्स के कुछ मीनिंग्स चाहिए। जैसे कि रिलीजन क्या है, द सोशल एक्शन थ्योरी आर्गू दैट ह्यूमन एक्शन इज डायरेक्टेड बाय मीनिंग्स एंड मोटिव्स। तो जहां पे जो ह्यूमन एक्शन है, जो वेस्ट में जब वो कैपिटलिज्म का बर्थ हुआ, तो कुछ ह्यूमन एक्शन के कुछ मीनिंग्स थे, जिसके कारण वो एक कैपिटलिज्म को बर्थ दे रहे हैं। तो जहां पे क्या हुआ, प्रोटेस्टेंटिज्म जो हुआ, उसके कारण क्या हुआ, रिलीजन का बर्थ हुआ। तो रिलीजन क्या है, सिंपल अगर आप डेफिनेशन देखोगे, द टर्म रिलीजन रेफर टू ए सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स about the supernatural and its impact on lives of human beings. Religious belief provide supernatural answer to these difficult questions. ये रिलीजन की सिंपल डेफिनेशन है। और ऑन द अदर हैंड इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, द इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम रेफर टू दोज अरेंजमेंट्स मेड बाय सोसाइटी फॉर द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये रिलीजन एंड इकोनॉमी की डेफिनेशन। तो अभी ये इंटर रिलेशनशिप कैसे रिलीजियस एथिक्स एंड इकोनॉमी में क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, it was ideas, beliefs, values and world view of human society that guided the way their member acted even in the economic sphere. तो मीन जो आइडिया, बिलीफ और वैल्यू जो होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जहां पे कुछ मीनिंग्स होते हैं ह्यूमन एक्शन के, कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसे एक्शन नहीं परफॉर्म करता। कुछ मीनिंग्स होंगे उसके पीछे, कुछ वैल्यूज होंगी जो उसको इंस्पायर करेंगे कोई पर्टिकुलर टाइप का एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो सेम ह्यूमन बीइंग अगर देखिए, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि आज 5 अगस्त है, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी एज एन पॉलिटिकल फिगर, राम मंदिर जी जो हैं, जो अयोध्या में राम मंदिर की अभी आज फाउंडेशन रखी गई, तो उसकी अगर वो एक फाउंडेशन सेरेमनी पे गए हैं, डिस्पाइट बीइंग ए
लीडर ऑफ ए सेकुलर नेशन। तो कुछ उनके जो बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज हैं, क्योंकि उनके बिलीव्स क्या है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, तो वो उनको क्या कर रही है, उनके एक्शंस को क्या कर रही है, डायरेक्ट कर रही है। तो इसी तरह जो ह्यूमन बीइंग है वो इकोनॉमिक स्फीयर में भी उनके एक्शंस को डिसाइड करते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने उठाई थी इग्नो की बुक से। ये इग्नो की बुक्स आप ई ज्ञान कोश, ये एक लिंक पे देख लीजिए, आपको इग्नो की बुक मिल जाएगी। क्योंकि ये मैंने एग्जांपल इसलिए उठाई क्योंकि जहां पे बीफ की बात हो रही थी, बीफ की बात हो रही थी, तो आपको पता है ये मीन्स बीफ जो है हमारे इंडिया में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसके कारण हमारे जहाँ पे मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये प्रॉपर एग्जांपल जहां पे ये स्क्रीनशॉट लगाया ताकि कोई फालतू कंट्रोवर्सी ना हो। तो जहां पे इग्नो की बुक में भी लिखा हुआ है, मीन्स ये देखिए जो काउ बीफ है वो क्या है, मीन्स एक तो आपको जहां पे लिखा हुआ है भी जो काउ का बीफ है, द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन विल बी लेसन। अगर बीफ खाएंगे इंडियंस, बट वो फिर भी नहीं खाते क्योंकि एक हिंदू हिंदू रिलीजन में जो काउ स्लॉटर है वो बैन है। तो इसी तरह डिफरेंट भी मीन्स आपके जो रिलीजन है, ये आपका जो वैल्यूज है, क्योंकि वैल्यूज कहाँ से आती हैं, मैंने आपको बताया था। अगर एथिक्स का पेपर भी देखोगे तो वैल्यूज कौन कौन देता है, वैल्यूज आपकी आती कहाँ से है, डिफरेंट सोर्स, फैमिली, कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी, स्कूल, एजुकेशन, पीयर ग्रुप, स्टेट आपकी कौन सी वैल्यूज दे रही है। तो ये सब चीजें क्या है, ये वैल्यूज देती है। तो जहां पे जो वैल्यूज हैं, जो हिंदूज को वैल्यू मिली है, वो जो इंडियंस को वैल्यूज मिली है, मोस्ट मोस्ट ऑफ द इंडियन, क्योंकि मेजोरिटी जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है, तो हिंदू जो वैल्यूज हैं वो क्या है, भी काउ स्लॉटर को बैन करो। तो इसीलिए आप देखिए वी मीन बीफ नहीं यहाँ पे खाते। अदरवाइज बीफ से हंगर और माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है बहुत सॉल्व हो सकती है, बट स्टिल तो इस तरह जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। According to Max Weber, there were certain affinities between the Protestant religious ethics and economic system known as capitalism. These affinities, said Weber, helped capitalism to grow in the West world. तो भाई ये भी मतलब रिलीजन है, कुछ एफिनिटी है जिसके कारण वेस्ट में क्या हुआ है, ये क्या हुआ, कैपिटलिज्म प्रमोट हुआ। तो अब देखिए मैक्स वेबर अगर कर रहा है तो दोनों की क्या की होगी, उसने आइडल टाइप कंस्ट्रक्ट की होगी। तो आइडल टाइप हम देखते हैं आगे। तो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की एक आइडल टाइप है, एक उसके बाद ये ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म और रैशनल कैपिटलिज्म हमने ऑलरेडी देख चुका है जब हमने आइडल टाइप स्टडी की थी ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म क्या है, अगर आप सिंपल डेफिनेशन लिखो, कोई बस सिंपल डेफिनेशन लिख लीजिए, कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम व्हिच एम्स एट द अनलिमिटेड अकोमोडेशन ऑफ प्रॉफिट थ्रू रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कैपिटलिज्म की डेफिनेशन है, आप आगे देखते जाइए। तो जहां पे हमने देखा था भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैसे कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। अगर आपने मेरे जो स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हो तो आपको जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने अच्छे से कराया हुआ है। तो अभी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या कुछ डिमांड करती है, जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इंडिविजुअलिज्म, इनोवेशन, हार्ड वर्क एंड परसूट ऑफ वेल्थ फॉर इट्स ऑन सेक। ये क्या है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये डिमांड करती है। तो अभी आपको मैं एक आइडियल टाइप दिखाता हूँ, जैसे कि ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स की कुछ वैल्यूज थी और ये स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म थी। तो The Calvinists led an ascetic lifestyle. They worked long hours for the glory of God. They viewed idleness as a sin. बेले बैठना क्या है, sin था। जहां पे अगर आप देखोगे मनी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड नॉट स्पेंट। तो ये देखिए, ये एक डायग्राम आप याद कर लीजिए, ये फ्लो चार्ट भी आपको काफी हेल्प कर सकता है। एक्सपोज करो कुछ, अब अगर आपको आता है मीन द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो प्लीज आप ये फ्लो चार्ट भी बनाइए, ऐसे अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी क्या था, जो प्रोटेस्टेंट एथिक, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले जो आप दो चीजें समझ लीजिए भी प्रोटेस्टेंट एथिक क्या था। तो प्रोटेस्टेंट एथिक क्या था, द रिलीजन ऑफ प्रोटेस्ट। तो इट अरोज इन 16th सेंचुरी इन द यूरोप इन द पीरियड नोन एज रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन क्या था, एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था, सर रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन आर सेम। ये एक स्टूडेंट का डाउट भी था
भी सर जो रेनेसांस और रिफॉर्मेशन क्या सेम है, तो उसका स्टूडेंट का डाउट ये क्लियर हो जाएगा। मीन रिफॉर्मेशन क्या है, रिफॉर्मेशन क्या था, सिर्फ रिलीजियस स्फीयर में था, भी रिफॉर्म करना रिलीजियस स्फीयर, जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक था उसको रिफॉर्म किया। लेकिन रेनेसांस क्या था, री अवेकनिंग। तो री अवेकनिंग सिर्फ रिलीजियस स्फीयर में थी, कल्चरल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर, मीन न्यू थिंकिंग, री अवेकनिंग या एक तरह की न्यू थिंकिंग। तो जहां पे जो प्रोटेस्टेंट एथिक था, ये दो जहां पे थे मेन, जॉन कैल्विन एंड मार्टिन लूथर। तो जॉन कैल्विन ने जो क्या था, कैल्विनिस्ट प्रोटेस्टेंटिज्म। तो उन्होंने क्या कहा था, विद सम डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ इलेक्ट चोजन टू गो टू हेवन। जो मेन आइडिया क्या था, भी कुछ लोग जैसे 100 लोग हैं, तो जहां पे 10 लोग सिलेक्ट किए गए हैं जो कि स्वर्ग में जाएंगे। जहां पे हमारे जहां इंडिया में भी होता है, भी कुछ लोग अपने कर्मों के हिसाब से आप स्वर्ग जाना का आपका डिसाइड होता है। और मार्टिन लूथर ने क्या कहा था, इंडिविजुअल क्रिश्चियन अफेक्ट देयर चांस ऑफ रीचिंग हेवन बाय द वे दैट दे बिहेव्ड ऑन अर्थ। तो अगर आप देखोगे ज्यादा चांस किसके थे, लूथरनिज्म के, क्योंकि इसने कहा था भी इंडिविजुअल एक्शन डिसाइड करते हैं भी कैसे बिहेव करेंगे अर्थ पे, तो वो जहां पे हेवन में जा सकते हैं। लेकिन इस चीज के कारण वो क्या हुआ, जो इंडिविजुअल क्रिश्चियन थे वो क्या हुए, वो ज्यादा क्या बन गए, असेटिक बन गए, ज्यादा किस पे ध्यान देने लग गए, वर्शिप, भगवान की पूजा। तो मीन हमने स्वर्ग में जाना है। और ऑन द अदर हैंड, जब जहां पे मार्टिन लूथर, इसने कहा जॉन कैल्विन ने भी कुछ लोग इलेक्टेड हैं, अब इनमें आई स्ट्रेस आ गई, भी इलेक्टेड तो हैं लेकिन कौन लोग इलेक्टेड है, अब वो कैसे पता चलेगा, तो वो कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने देखा भी इलेक्टेड का हमें इसलिए पता चलेगा भी हम इलेक्टेड है अगर हम अर्थ पे प्रॉस्पर हो, भी मीन एक तरह की जे एक तरह की जो सिंबल होगा भी हम अर्थ में प्रॉस्पर हैं, तो मीन वी आर गोइंग टू हेवन। तो इसी कर जब उनका जो ऐसा माइंडसेट बना, तो कैपिटलिज्म की स्पिरिट डेवलप हुई। तो मेन फीचर क्या है कैल्विनिज्म की, जो मेन फीचर है, ये मैंने इग्नो की बुक से उठाई है, आप इग्नो की बुक वो चैप्टर 15 है जो उसमें देख लीजिए, ये मैंने जहां पे मेंशन किया हुआ है, ये वाला जो स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया था, तो ये यूनिट 15 है, तो जहां पे आप देख लीजिएगा, ये लिंक से चले जाएगी। तो जहां पे मेन फीचर कैल्विनिज्म क्या है, कैल्विन इमेज ऑफ गॉड। तो कैल्विन की इमेज ऑफ गॉड क्या थी, कैल्विन ने क्या कहा गॉड के बारे में, भी गॉड की जो विल है, जो गॉड की इच्छा है, वो कोई इंसान नहीं जान सकता, भी गॉड क्या करते हैं और गॉड की फॉर्म क्या है। गॉड ट्रांसजेंटल है, ट्रांसजेंटल मीन्स बियॉन्ड द ह्यूमन इमेजिनेशन। वो सब चीजें मीन्स गॉड का जो है भी एक बहुत पावरफुल इमेज है, और गॉड को कोई समझ नहीं सकता, और गॉड जो करता है उसमें कोई ह्यूमन बीइंग इंटरफेयर नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे थे, भी चर्च को चैलेंज कर रहे थे। जो चर्च कह रही थी हमें आप पैसा दो, डोनेशन दो, हम गॉड को कहेंगे, भी गॉड को हम देंगे, भी आपकी स्वर्ग में सीट बुक कर दे। तो कैल्विन एक्चुअली क्या कर रहा था, भी जो उस टाइम चर्च एक्सप्लॉइट कर रही थी उसको चैलेंज कर रहा था। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन वही भी कुछ लोग इलेक्टेड है, वो क्या है, मीन्स वो वहां पे हेवन में जाएंगे। तो मीन्स अगर कुछ लोग पहले से इलेक्टेड हैं, गॉड की क्योंकि विल है वो, अब गॉड की विल है, गॉड की इच्छा है, तो उसने कुछ लोग इलेक्ट कर लिए, जैसे 100 में से 90 इलेक्ट कर लिए, तो वो जाएंगे हेवन में जाएंगे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि चर्च क्या कह रही थी, आप हमें पैसा दो हम आपकी स्वर्ग में टिकट बुक कर देते हैं। लेकिन अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन क्या कह रही है, मीन जहां पे कुछ लोग ऑलरेडी इलेक्टेड है, तो वो जो इलेक्टेड है वो गॉड की विल है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो मीन जो ऑलरेडी जहां पे आपको चर्च के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, कैल्विनिज्म एंड दिस वर्ल्ड असेटिज्म। तो दिस वर्ल्ड असेटिज्म क्या था, मीन आप क्या करो, वर्क पे ज्यादा ध्यान दो। जहाँ पे देखिए द फ्रॉन्ट, मतलब वो सेक्सुअल प्लेजर में इंडल्ज नहीं होते थे, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स था शुड रिमेन विद इन द मैरिज एंड देन ओनली फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। तो असेटिज्म मीन कैसे, जैसे जो हमारे फकीर होते हैं, तो वो दिस वर्ल्डली असेटिज्म। तो जहां पे क्या है, विद दिस वर्ल्डली असेटिज्म, तो मतलब जहां पे जो इस दुनिया में फकीरी की तरह रहो,
जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं, हम तो फकीर हैं जी, जोला लेंगे उठाकर चल देंगे। तो उसी तरह भी ऐसे आपको जहां पे जॉन कैल्विन कह रहा था कि जहां पे आप फकीर की तरह न हो। तो ये देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स में ज्यादा वो प्लेजर में नहीं इंडल्ज होते, वो वेजिटेबल डाइट और कोल्ड वॉथ लेते हैं ताकि जो टेम्पटेशन है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वो भी रिमूव हो सके। और स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन क्या है, ओनली फॉर हेल्थ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। जहां पे क्या है, टाइम को वो क्या मानते हैं, टाइम क्या करते हैं वो, टाइम इज मनी। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो कुछ बुक्स थी तो उसमें हम लोग के मेन कंसेप्ट क्या था, टाइम इज मनी, वर्क इज वर्शिप। तो ये सब चीजें जहां पे होती, तो दिस वर्ल्डली असेटिज्म। नेक्स्ट क्या था, द नोशन ऑफ कॉलिंग। द नोशन ऑफ कॉलिंग क्या कह रही है भी, जहां पे सभी काम एक जैसे हैं, सभी काम इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट मेरे वर्क, इट इज ए कॉलिंग ऑन मिशन दैट शुड बी परफॉर्म विद डिवोशन और सिंसियरिटी। भी ऐसा नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। हमारे जैसे इंडिया में क्या होता है, जैसे स्वीपिंग, अभी जो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो फॉरेन की नेशन है वहां पे 10th के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग के काफी फोकस दिया जाता है। जैसे कारपेंटर, ये जो लोहे का काम करता है, लोहार का काम, या मिस्त्री, जो भी मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है। लेकिन हमारे जहाँ पे पता क्या है, इन जहाँ वहां पे जो फॉरेन की नेशन है वहां पे सभी काम की इक्वल रिस्पेक्ट है। तो कई बार क्या होता है, जैसे पंजाब में ज्यादातर पंजाबी कनाडा जाते हैं, तो कई बार जो हमारे जहाँ पे अच्छे जमींदार के लड़के होते हैं वो भी कनाडा चले जाते हैं। लेकिन वहां पे वो कहते हैं भी यार तू तो कनाडा में जाकर क्या करना है, वही पेट्रोल पंप पे काम करना है, जो सिक्योरिटी गार्ड, या फिर आपने वही जो एक होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करना है। लेकिन अगर आप देखोगे वहां पे, अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्क का भी काम कर रहा है, जब पेट्रोल पंप पे भी काम कर रहा है, तो वो जहाँ पे सभी वर्क की रिस्पेक्ट, ना कि इंडिया में। तो वो क्या है, द नोशन ऑफ कॉलिंग। तो कैल्विनिस्ट एथिक वही कह रहा है, वी शुड बी परफॉर्म विद डिवोशन एंड सिंसियरिटी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो उसने यही चीज को एक इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी, जहां पे जो कोई काम करना चाहता है उस पे फोकस किया गया। तो ये बेबर ने समराइज किए पॉइंट, ये आप देख लीजिएगा स्लाइड में। तो अब देखिए, ये सब जो उसकी थी, और जो हमने लीगल रैशनल कैपिटलिज्म का किया था, तो ये जो प्रोटेस्टेंट एथिक थे, ये कैसे कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी मैक्स वेबर कहता भी मीन अब ठीक है, लेकिन उसने कंपैरेटिव स्टडी भी की भी और जगह पे कैपिटलिज्म क्यों डेवलप नहीं हुआ। मैक्स वेबर की कंपैरेटिव स्टडी ऑन रिलीजन, तो उसने और रिलीजन्स को भी देखा। तो पहले उसने देखा कन्फ्यूशनिज्म इन चाइना। तो उनका क्या है, द बिलीफ इन ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स, द कॉस्मोस, मैन शुड एम एट बीइंग द हार्मनी विद नेचर एंड कॉस्मोस, बिहेवियर इज टू गाइडेड बाय ट्रेडिशन, ऑल विजडम लाइज इन द पास्ट, फैमिली एंड किन टाइज आर ऑब्लिगेशन आर नेवर टू बी नेग्लेक्टेड। तो अगर आप देखोगे, चाइना के पास स्ट्रक्चर थी, क्योंकि चाइना, अब देखिए, वो ओल्ड सिल्क रूट था, चाइना के पास प्रॉपर मार्केट थी, लेकिन कैपिटलिज्म फिर भी चाइना में डेवलप नहीं हुआ। कैपिटलिज्म चाइना में अभी डेवलप हुआ, लेकिन उस टाइम डेवलप नहीं हुआ, इन द 18th सेंचुरी। तो वो कह रहा था, जो कन्फ्यूशनिज्म था वो क्या था, उनका फोकस किस पे था, हार्मनी, ट्रेडिशनलिज्म, फैमिली ऑब्लिगेशंस। तो ये सब चीजें क्या थी, एंड कॉन्ट्राडिक्टेड टू रिलेंटलेस परसूट ऑफ प्रॉफिट फॉर इट्स ओन सेक। तो ये सब चीजों उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, जो एक कैपिटलिज्म की वैल्यूज है और रिलीजन की वैल्यू जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। इसीलिए जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी वहां पे कैपिटलिज्म डेवलप नहीं हो सका। फिर उन्होंने जुडाइज्म देखा। तो जुडाइज्म क्या था, तो जुडाइज्म की अगर आप देखोगे वैल्यूज जो हैं वो मैच करती थी प्रोटेस्टेंट रिलीजन में। तो ये आप देखोगे, द यू बिलीव themselves to be chosen ones of the God, और जाहवे, और वो क्या कहते थे, द स्पीक्स ऑफ एन एथिक ऑफ मास्टरी ओवर एनवायरनमेंट नॉट हार्मनी। तो एनवायरनमेंट पे वो क्या करना चाहते थे, मास्टरी करना चाहते, जो ज्यू पीपल थे। लेकिन फिर भी उनके पास कैपिटलिज्म इसलिए डेवलप नहीं हुआ क्योंकि मास एक्सोडस हुआ है उनका, जब प्रोसिक्यूशन हुआ है।
जैसे कि अभी जो आपने एक मूवी आई थी एक्सोडस, जो क्रिश्चियन वेल की एक मूवी आई थी एक्सोडस, तो उसमें यही दिखाया हुआ जीव कम्युनिटी का कैसे मास एक्सोडस हुआ, बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूट हुए गए, क्योंकि मैंने इसका रीजन बताया था भी कहीं ना कहीं क्रिश्चियन जो मानते हैं भी ज्यू कम्युनिटी जो थी भी ये पता नहीं गलत है पता नहीं सही है भी, जो जीसस थे, लॉर्ड जीसस थे, वो क्रूसीफाई ज्यू कम्युनिटी कर कहीं ना कहीं जब मानते हैं, मे भी ये गलत है मे भी ये सही है। तो अभी आप ये देखिए लविव प्रोग्राम्स ऑफ 1941, तो डॉल्फ हिटलर की पॉलिसीज थी, तो डॉल्फ हिटलर ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया था एजुकेशन के थ्रू भी, बच्चे भी क्या है, जैसे जो बच्चे हैं, ये भी बच्चे क्या है जो ज्यू वुमेन को मार रहे हैं, मतलब इतना ब्रेन वॉश कर दिया। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन की आज के टाइम पे हम बात करते हैं, जैसे कि जहां पे आप ये देखिए पॉलिटिकल टोन भी देखिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता भी सभी हिंदू खराब है सभी मुसलमान खराब हैं, लेकिन दोनों कम्युनिटीज में कुछ लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जो अपने बेस्टेड इंटरेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जैसे ये देखिए जहां पे भी और जहां पे भी, तो जिहाद का कंसेप्ट दे रहे हैं, ये धर्म युद्ध का कंसेप्ट दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक आइडिया है वो भी इन डेंजर हो रहा है। तो जैसे एडोल्फ हिटलर ने उनको किया था, मींस बच्चों को ब्रेन वॉश किया था, जहां पे हमारे इंडिया में भी ब्रेन वॉश हो रहे हैं अभी। जे ना मतलब बड़े फनी चीज होती है, जो मुझे बढ़िया एक डेटा मिला, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर का डेटा है, तो काफी जो है पॉलिटिकल लीडर्स वो क्या कह रहे हैं, मीन्स मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो वो कंट्रोल करनी जरूरी है, नहीं तो मुसलमान मेजोरिटी कम्युनिटी बन जाएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर का डेटा और नेशनल फैमिली हेल्थ, जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बात कर, जब 2.1 होती है तब क्या होती है, पॉपुलेशन एट रिप्लेसिंग लेवल, मीन पॉपुलेशन क्या करती है, रिप्लेस करती है, मीन दो 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 है, दो के आगे दो, दो का डेथ हो जाएगी, मीन पॉपुलेशन ना बढ़ती है ना कम होती है। तो अब देखिए मुस्लिम्स की TFR कितनी थी, 3.40 ऑन द 2005 से, अब कितने की 2.61, हिंदू की कितने 2.13, तो मीन टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, 0.79 से डिक्लाइन हो रहा है। जब नेशनल नेक्स्ट फैमिली हेल्थ सर्वे आएगा तब और डिक्लाइन होगी। तो ये सब चीजें भी मीन जो पॉलिटिशियन, क्योंकि ये देखिए जो गवर्नमेंट का डेटा है, तो मीन ये सब क्या होता है, एक लोगों को अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो करते हैं, मीन हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कल को ये गजवा हिंद बन जाएगा हिंदुस्तान, तो ये सब क्या है, एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वो ये सब चीजें बोलते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence। तो एजुकेशन, ट्रू एजुकेशन वही है, वे ऐसा नहीं सिर्फ इंफॉर्मेशन रट्टा मार रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखो मैं प्रोटेस्टेंट आपको पढ़ा सकता था सिर्फ जी, लेकिन मैंने ये सारी बातें क्यों की, ताकि आप कल को इन फ्यूचर ब्रेन वॉश ना हो। तो मींस लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस, क्योंकि एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अब इन्होंने क्या कहा, चाइना, कन्फ्यूशनिज्म चाइना में था फिर भी वहां पे कैपिटलिज्म क्यों नहीं प्रमोट हुआ, जुडाइज्म वेस्ट एशिया में था फिर भी कैपिटलिज्म क्यों नहीं प्रमोट हुआ। फिर उनके बाद उन्होंने बात की हिंदुइज्म की। अगर आप देखोगे हिंदुइज्म का जो शेयर था, ये ना मैं उससे ना एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो अगर आप हिंदुइज्म का देखिए, वर्ल्ड जीडीपी में शेयर कितना, 35%, कम होता गया कम होता गया कम होता गया, फिर यहाँ पे कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया था। तो इंडिया प्रॉस्पर नेशन थी, मतलब इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, द गोल्डन वर्ल्ड, लेकिन स्टिल इंडिया में कैपिटलिज्म क्यों इतना डेवलप नहीं हुआ, तो उसका रीजन था, कहते हैं हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में क्या था, बैबर ने कोई ऐसे डिड नॉट प्रोवाइड सुटेबल एथिक फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म,
द आइडियाज ऑफ कर्मा, धर्मा एंड पुनर्जन्म मेड इंडियंस डिफीटिस्ट एंड फैटलिस्ट। तो मीन जो कुछ आइडिया है विद कर्म, जो कर्म करे हैं पिछले जन्म के, या धर्म है या पुनर्जन्म है, तो ये सब ने क्या कर दिया, डिफीटिस्ट और फैटलिस्ट बना दिया। डिफीटिस्ट क्या होते हैं, मीन जो लोग इजीली अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो फैटलिस्ट कौन होते हैं, जो कि डेस्टिनी में बिलीव करते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं, तो जहां पे उनको कोई मोटिवेशन नहीं होती वर्क करने की, ऐसे यूपीएससी में होता है। कुछ लोग पहले ही डिफीटिस्ट बन जाते हैं, भैया किस्मत में है ही नहीं। लेकिन एक मूवी आ रही थी गुंजन सक्सेना की, गुंजन सक्सेना पे एक मूवी आ रही थी नेटफ्लिक्स पे, तो भी उसमें डायलॉग था, बड़ा अच्छा डायलॉग लगा मुझे, भी जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका साथ नहीं छोड़ती। एक बहुत अच्छा डायलॉग, भी जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, मीन्स आप देखिए किस्मत अकेली क्या करेगी। अब आप सोचो, मैं अगर ऑप्शनल पढ़ के ही ना जाऊं, तो मैं कहूं भी किस्मत होगी, तो अगर लेकिन मैंने मेहनत की होगी तो अपने आप किस्मत भी साथ देगी। तो जो लोग किस मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका साथ नहीं छोड़ती। तो जो हिंदुइज्म की कुछ वैल्यूज थी, जो कि उनको एक डिफीटिस्ट और वो बना रही है। तो जहां पे ये मोक्ष और साल्वेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मीन जो उनको लगता है ये सारा क्या है, माया जाल है। तो वो अदर वर्ल्डली एसेटिज्म, तो उनको क्या लगता है भी जहां पे हमें अच्छे कर्म करने हैं, जहां पे जे मोह माया में नहीं फंसना, बोलते ना पैसे की माया में मत फंस, सब कुछ यहीं पे रह जाना है। तो अदर वर्ल्डली एसेटिज्म। तो मुझसे यूपीएससी में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया भी बाय इंडिया इंडियंस आर पुअर, तो अभी मेरे दिमाग में ये सब चीजें थी, वे अदर वर्ल्डली, तो मैंने वहां पे क्वेश्चन कर आंसर दिया भी सर इंडियंस आर अदर वर्ल्डली पीपल, मीन उनको इस वर्ल्ड में का ज्यादा कम फिक्र है, अदर वर्ल्ड का ज्यादा फिक्र है। अदर वर्ल्ड मीन आफ्टर डेथ भी हमें स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा। तो मैं वहां पे, क्योंकि मेरी सोशियोलॉजी उस टाइम दिमाग में बहुत थी, तो सर मेरे को वहां पे क्रॉस क्वेश्चन करते, लेकिन मैं जब भी इंटरव्यू रूम से बाहर आया, ये लास्ट इंटरव्यू की बात है, थर्ड अटेम्प्ट वाले की, तो मुझे ध्यान में आया भी इंडियन ज्यादातर पुअर इसलिए हैं क्योंकि कॉलोनियल रूल ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। तो एक जो सही पॉइंट है ये था, क्योंकि कॉलोनियल रूल ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। तो ये सब चीजें जहां पे हैं भी, हिंदुइज्म की वैल्यू, हिंदू के जो हिंदुइज्म में इंडिया में था भी एक प्रॉपर वो था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन जो वैल्यूज थी वो सब चीजें नहीं प्रमोट किया कैपिटलिज्म को। तो क्लास जहां पे हमारा जो सेशन है ये खत्म करते हैं हम, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे थ्योरी का, क्योंकि कोई भी थ्योरी प्रॉपर फुल प्रूफ थ्योरी कोई भी नहीं है सोशियोलॉजी में। साइंस में तो सभी थ्योरी फुल प्रूफ है, ओके, लेकिन क्रिटिसिज्म हर एक थ्योरी का सोशियोलॉजी में आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू क्लास।